हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑफ मैट्राइसेस। आज हम लेक्चर 2 करेंगे और पिछले क्लास में जो हमने मैट्रिक्स में पढ़ा था वो मोस्टली टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स और उसी से रिलेटेड कुछ चीज़ें पढ़ी थी। आज हम उसी सीरीज को कंटिन्यू करके मैट्रिक्स के बारे में कुछ और भी चीज़ें सीखेंगे। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोग इस वीडियो से अपने जेई की तैयारी बिल्कुल फ्री में आराम से कर पाएं, वो भी घर बैठे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो है अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, तो सबसे पहले अलजेब्रा में जो हम ऑपरेशन देखेंगे वो है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। अब देखिए, दो मैट्रिक्स अगर हमें दिए हुए हैं तो इक्वल कब होंगे? तो हमें दिया हुआ है कि अगर मान लीजिए एक मैट्रिक्स ऐसा दिया हुआ है ए आई जे, दूसरा मैट्रिक्स हमें बी आई जे दिया हुआ है, तो ये दोनों इक्वल तभी होंगे जब ये दोनों कंडीशंस फुलफिल होंगे। पहला कंडीशन क्या है कि इन दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर ऑर्डर डिफरेंट है तो इक्वालिटी की बात भी नहीं करेंगे हम। और दूसरा कंडीशन ये है कि इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम होने चाहिए फॉर ईच पेयर ऑफ आई एंड जे। मैं एग्जाम्पल से आपको बताता हूं। जैसे मान लीजिए एक मैट्रिक्स है हमारे पास कुछ इस तरीके से A1 A2 A3, और यहां पे मैं मान लेता हूं B1 B2 B3। ठीक है, सपोज ये मैट्रिक्स है हमारा A। दूसरा मैट्रिक्स हम B ले लेते हैं और ये मैट्रिक्स हम कुछ इस तरीके से ले लेते हैं X1 X2 X3 Y1 Y2 Y3। अब जब भी हम इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स की बात करेंगे तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि इनका ऑर्डर सेम है कि नहीं। तो मैट्रिक्स ए का अगर हम ऑर्डर देखते हैं तो हमारे पास 2 रोज और 3 कॉलम्स हैं, यानी ये 2/3 का मैट्रिक्स है। और मैट्रिक्स बी की अगर बात करें तो यहां पे भी ये 2/3 का मैट्रिक्स है। तो यानी ये फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गया कि दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम है। अब सेकेंड कंडीशन सेटिस्फाई अगर होगा तभी जाके ये दोनों मैट्रिक्स बराबर होंगे, यानी फॉर ए इज इक्वल टू बी, ए को बी के बराबर होने के लिए इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। यानी इसका A11 इसके A11 के बराबर, इसका A12 इसके A12 के बराबर, एंड सो ऑन। ठीक है, तो यानी फॉर ए इज इक्वल टू बी आपके पास कंडीशन हो जाएगा कि A1 की वैल्यू X1 के बराबर होनी चाहिए, A2 की वैल्यू X2 के बराबर होनी चाहिए, A3 की वैल्यू X3 के बराबर होनी चाहिए, एंड साइमल्टेनियसली B1 की वैल्यू Y1 के बराबर, B2 की वैल्यू Y2 के बराबर और B3 की वैल्यू Y3 के बराबर। यानी एक तरीके से देखा जाए तो ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल तभी होंगे जब ये A पूरी तरीके से B पे सुपर इंपोज हो जाए। यानी ये A मैट्रिक्स को एज इट इज उठा के अगर B पे रखेंगे तो जरा भी डिफरेंस आपको नजर नहीं आना चाहिए A और B में। ठीक है, नेक्स्ट ऑपरेशन देखेंगे हम एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। तो एडिशन कैसे डिफाइन होता है? तो अगर दो मैट्रिक्स को हम ऐड करेंगे तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन इसके लिए कंडीशन ये होना चाहिए कि ए और बी आपके सेम टाइप कहने का मतलब सेम ऑर्डर का होना चाहिए। तो दो मैट्रिक्स को ऐड करना तभी अलाउड है जब वो दोनों क्या हों, सेम ऑर्डर के हों। और रिजल्टेंट जो आएगा वो हमारा हो जाएगा कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में जाके ऐड हो जाएंगे। यानी इसी क्वेश्चन में अगर हमें ए प्लस बी डिफाइन करना होता, अगर हमें ए प्लस बी डिफाइन करना होता तो हमारे क्या होते, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड हो जाते। यानी A1 X1 के साथ ऐड हो जाता है ना, A2 X2 के साथ ऐड हो जाता, A3 X3 के साथ ऐड हो जाता, सिमिलरली B1 Y1 के साथ ऐड हो जाता, B2 Y2 के साथ ऐड हो जाता, एंड B3 Y3 के साथ ऐड हो जाता। तो ये हो जाता हमारा A प्लस बी की वैल्यू। ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जाके क्या हो जाते हैं, आपस में ऐड हो जाते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन अगर हम देखें तो एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस इज कम्यूटेटिव, यानी A प्लस बी की वैल्यू और B प्लस ए की वैल्यू सेम ही होगी। ठीक है, कंडीशन ऑब्वियसली फुलफिल होना चाहिए कि A और B का
सेम ऑर्डर होना चाहिए, यानी ए प्लस बी डिफाइंड होना चाहिए। दूसरा प्रॉपर्टी ये है कि एडिशन ऑफ मैट्रिक्स इज एसोसिएटिव, यानी अगर आपको तीन मैट्रिक्स को ऐड करना है तो आप ए और बी को पहले ऐड करिए और फिर सी ऐड करिए, या फिर ए को अलग रख के पहले बी और सी ऐड करिए और फिर इसमें ए ऐड करिए। फाइनल रिजल्ट आपका क्या आने वाला है? सेम आने वाला है। तो आपका एडिशन ऑफ मैट्रिक्स इज एसोसिएटिव। ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी एडिटिव इनवर्स, यानी अगर आप मैट्रिक्स को ऐड करते हो तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, मतलब यहां पे एक एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है। और वो मैट्रिक्स क्या होगा कि अगर आप दो मैट्रिक्स को ऐड करेंगे और फाइनली अगर हमें एक नल मैट्रिक्स मिल जाए तो उसके करस्पॉन्डिंग फिर हम कहेंगे कि B इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ A। B जो हो जाएगा वो एडिटिव इनवर्स ऑफ A एंड साइमल्टेनियसली A इज द सॉरी माइनस B इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ A। ठीक है। तो मतलब दोनों को ऐड करने से अगर आपके पास जीरो आता है, दो मैट्रिक्स को ऐड करने के बाद आपका जीरो आता है, ठीक है, तो हमारे पास ये आपका एडिटिव आइडेंटिटी हो जाता है। ये नल मैट्रिक्स इज द एडिटिव आइडेंटिटी एंड B इज सेड टू बी द एडिटिव इनवर्स। ठीक है। तो इस तरीके से कैंसिलेशन लॉज यहां एग्जिस्ट करते हैं, यानी कहने का मतलब अगर a प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस सी हो, ठीक है, a प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस सी हो, तो यहां पे a और a कैंसिल करके आप b इज इक्वल टू सी कह सकते हैं, प्रोवाइडेड कि ये सम वैलिड होना चाहिए। ठीक है। यानी a, b और c सारे सेम ऑर्डर के होने चाहिए। तो ये आपका हो गया लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। ठीक है। सिमिलरली आपका राइट कैंसिलेशन लॉ भी एग्जिस्ट करेगा, यानी अगर b प्लस ए इज इक्वल टू सी प्लस ए है तो भी आपके पास b इज इक्वल टू सी हो जाएगा। इसका कहने का मतलब कि कैंसिलेशन लॉज होल्ड्स गुड हियर। ठीक है। एक खास बात नोट करने वाली यह है कि अगर a और b आपके दो स्क्वायर मैट्रिसेस हैं ऑफ सेम टाइप जब भी मैं बोलूं यानी सेम ऑर्डर, तो ट्रेस ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ a प्लस ट्रेस ऑफ b। आपको याद होगा कि ट्रेस क्या होता है? ट्रेस होता है स्क्वायर मैट्रिसेस में सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है। तो ये क्या हो जाता है? सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है। तो ट्रेस ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ट्रेस ऑफ a प्लस ट्रेस ऑफ b। ठीक है। मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस देखते हैं। तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स में हम दो तरीके का मल्टीप्लीकेशन देखेंगे, एक मल्टीप्लीकेशन बाय अ स्केलर एंड दूसरा मल्टीप्लीकेशन बाय अ मैट्रिक्स। तो स्केलर मल्टीप्लीकेशन जब भी हम करते हैं ना, किसी कांस्टेंट क्वांटिटी से अगर मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करिएगा तो ये कांस्टेंट क्या होता है कि जाके हर एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाता है। यानी अगर आपके पास मैट्रिक्स ए ऐसा दिया हुआ है तो अगर इसको आप किसी कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई करिएगा तो ये के जाके हर एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा, एवरी एलिमेंट के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है। बड़ा सिंपल सा है, इसको याद रखने में भी हमें ज्यादा परेशानी नहीं होगी। ठीक है। इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स देन ट्रेस ऑफ के ए इज इक्वल टू के टाइम्स ट्रेस ऑफ ए, और यहीं से वेरीफाई कर सकते हैं। तो यहां से अगर आप ट्रेस ऑफ ए निकालिएगा, ठीक है, तो ये बन जाएगा a प्लस सी प्लस बी, और यहां से अगर ट्रेस ऑफ के ए निकालिएगा तो यहां पे k कॉमन आ जाएगा और ये आ गया आपका a प्लस सी प्लस बी, है ना, विच इज नथिंग बट k टाइम्स ट्रेस ऑफ a। ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी भी बहुत आसानी से यहीं पे वैलिडेट हो गई। स्क्वायर मैट्रिक्स में ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और इसको आपको बहुत ध्यान से याद रखना पड़ेगा कि अगर आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट करता है। तो अगर हम किसी स्क्वायर मैट्रिक्स में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके और फिर उसका डिटर्मिनेंट निकालें तो ये कांस्टेंट आप डिटर्मिनेंट से बाहर निकाल सकते हो, बस इसको आपको लेना पड़ेगा n टाइम्स। ठीक है। यानी ये कांस्टेंट आपका कितने टाइम्स मल्टीप्लाई होगा? n टाइम्स, जहां n इज ऑर्डर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ए। तो आप बोलोगे कि सर अभी तक आपने ऑर्डर तो m बाई n p बाई q दो नंबर्स के टर्म्स में लिखा है।
क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, हमें पता है कि नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स होगा। तो यानी स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर मैंने बोला n इज द ऑर्डर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी कहने का मतलब कि मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या होगा, n बाई n। ठीक है ना, n बाई n का अगर मैट्रिक्स है तो उसमें अगर आप कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके मैट्रिक्स को और फिर उसका डिटर्मिनेंट निकालोगे तो वो वैल्यू इक्वल टू होगी k टाइम्स, मतलब k टू द पावर n टाइम्स द डिटर्मिनेंट। और इसको भी हम यहीं पे वेरीफाई कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए इसका हमने डिटर्मिनेंट निकाला, तो डिटर्मिनेंट की एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है कि अगर किसी रो या किसी कॉलम में, है ना, कोई फैक्टर अगर कॉमन हो तो उस फैक्टर को हम क्या कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट के बाहर निकाल सकते हैं। तो इस रो में देखिए आपके पास k कॉमन, इस रो में देखिए k कॉमन, और इस रो में देखिए k कॉमन। तो k कितनी बार बाहर निकलेगा, k 3 बार बाहर निकल जाएगा। तो यानी k टू द पावर 3 आपके पास बाहर डिटर्मिनेंट के निकल जाएगा। और फिर आपके पास यहां ए बी सी, यहां बी सी ए और यहां सी ए बी रह जाएगा। तो यानी ये वैल्यू अगर इसका निकालोगे आप तो ये और कुछ नहीं बल्कि के क्यूब टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो गया, विच बेसिकली वैलिडेट्स दिस प्रॉपर्टी। तो ये हम हमेशा याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी में सबसे ज्यादा मिस्टेक होती है इस प्रॉपर्टी में, तो इसलिए मैं 2 स्टार मार्क इस पे लगाता हूं और इसको बहुत ध्यान से आप याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए अब आती है बारी सवाल करने की। पहला सवाल यह है कि फाइंड द मैट्रिसेस x एंड y इफ 2x माइनस वाई इज इक्वल टू, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, एंड x प्लस 2y इज इक्वल टू अनदर मैट्रिक्स दिया हुआ है। ठीक है, तो सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं और इसको इक्वेशन 2 बोल लेते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, x और y की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करते हैं कि अगर फर्स्ट इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करके सेकेंड इक्वेशन में ऐड कर दें तो हमें क्लियरली y कैंसिल आउट होता हुआ दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे कि 2 इंटू फर्स्ट इक्वेशन एंड प्लस सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, तो यहां से आपके पास बन जाएगा 5x इज इक्वल टू, अब ये जो मैट्रिक्स पे ऑपरेशन करेंगे तो अगर इस इक्वेशन को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया है तो 2 जाके हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा, और इस मैट्रिक्स के साथ आप अगर ऐड कर रहे हैं तो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपके क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। ठीक है क्या, तो हम क्या करेंगे कि 2 को पहले फर्स्ट मैट्रिक्स में हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे और सेकेंड मैट्रिक्स का करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट हम ऐड कर देंगे। तो ये आपके पास हो जाएगा 6 इंटू 2 प्लस 3, है ना, फिर -6 इंटू 2 प्लस 2 एंड देन 0 इंटू 2 प्लस 5। ठीक है, सिमिलरली सेकेंड रो का एलिमेंट होगा -4 इंटू 2 -2 एंड देन 2 इंटू 2 प्लस 1 एंड देन 2 इंटू 1 -7। ठीक है, तो ये 5x की वैल्यू हो गई। तो यानी x की जो वैल्यू आएगी वो हम कैसे निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स में बेसिकली हम 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/5 हर एलिमेंट में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, हर एलिमेंट में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहां से देखा हमने तो ये 15/5 3 बन गया, ये -10/5 -2 बन जाएगा, ये 5/5 1 बन जाएगा, ये -10/5 -2 बन जाएगा, ये 5/5 1 बन जाएगा, और ये -5/5 -1 बन जाएगा। तो ये आपका x आ गया। ठीक है क्या, अब y को आप निकाल सकते हो फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड इक्वेशन में आप सब्सटीट्यूट कर दो। तो फर्स्ट इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करना ज्यादा आसान पड़ रहा है मुझे, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 आपके y की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 2x माइनस द गिवन मैट्रिक्स, और गिवन मैट्रिक्स है आपका 6 -6 0 -4 2 एंड 1। ठीक है, तो यानी हमें क्या करना है, x मैट्रिक्स के हर एलिमेंट को पहले 2 से मल्टीप्लाई करना है और इस मैट्रिक्स के करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स उसमें सब्ट्रैक्ट कर देने हैं। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 और ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -6, फिर आपके पास आ जाएगा इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना है तो -2 इंटू 2 एंड देन माइनस ऑफ -6 तो +6
एंड देन आपके पास हो जाएगा 1 इंटू 2, है ना, एंड माइनस ऑफ 0। ठीक है, फिर यहां पे आपके पास बन गया -2 इंटू 2 तो -4, है ना, एंड माइनस ऑफ -4 तो +4 बन जाएगा। फिर यहां पे आपके पास बन गया 2 इंटू 1 एंड देन -2, है ना, और फिर यहां बन जाएगा 2 इंटू -1, 2 इंटू -1 एंड देन -1। ठीक है, तो ये आपके y की वैल्यू आ गई। सिंप्लीफाई कर लेंगे तो y हमें मिल जाएगा। तो ये बन गया +6 -6 0, -4 + 6 2, यहाँ पे 2 इंटू 1 -0 2, यहाँ पे आ गया 0, यहाँ पे आ गया 0 एंड यहाँ पे आ गया -3। ठीक है क्या? तो ये आपका y मैट्रिक्स बन जाएगा। बड़ा सिंपल सा है, अलजेब्रिक ऑपरेशंस ज्यादा डिफिकल्ट होते नहीं है मैट्रिक्स के। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं कि अ मैट्रिक्स हैज 143 एलिमेंट्स, देन द नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। कितने डिफरेंट ऑर्डर्स इसके हो सकते हैं? तो देखिए, हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m बाई n जो होता है, ये इज इक्वल टू कितना हो जाता है, m इंटू n, है ना। तो अगर आपके पास 143 दिया हुआ है तो यानी m इंटू n की वैल्यू 143 हो सकती है। अब यहां पे m और n के जितने पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, ठीक है, वो उतने पॉसिबल ऑर्डर्स हमारे मैट्रिक्स के हो सकते हैं। तो 143 को बेसिकली हमें दो नेचुरल नंबर्स के प्रोडक्ट में लिखना है। तो यहां पे एक तो हम लिख सकते हैं 1 इंटू 143, है ना, या फिर हम लिख सकते हैं 143 इंटू 1, है ना। और 143 हमें पता है कि 11 और 13 का प्रोडक्ट होता है, तो 11 इंटू 13, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 13 इंटू 11। तो यही चार पॉसिबल वेज हैं जिस तरीके से हम 143 को एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू नेचुरल नंबर्स लिख सकते हैं, है ना। तो यानी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर ऑफ m कॉमा n जो हो जाएगा वो या तो 1 कॉमा 143 होगा, है ना, या फिर आपके पास 143 कॉमा 1 हो जाएगा, या फिर आपके पास 11 कॉमा 13 हो जाएगा, या फिर आपके पास 13 कॉमा 11 हो जाएगा, है ना। यानी अगर हम कहें कि कितने पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं इस मैट्रिक्स के, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स हमारे पास हो सकते हैं, नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स, ठीक है, ये इज इक्वल टू हो जाएगा 4। ठीक है, यानी ऑर्डर या तो 1/143 या फिर 143/1 या फिर 11/13 या फिर 13/11। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, सॉल्व दिस इक्वेशन। एक्स वाई जेड के लिए हमें ये इक्वेशन सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि इधर मैट्रिक्स में पहले ऑपरेशन कर लेते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट हम काम करना शुरू करेंगे। तो सिंस हम जानते हैं कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड हो जाते हैं, तो यहाँ पे x, ये -2 अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये -2y, और ये 3 अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा तो -3z। यानी इसका फर्स्ट एलिमेंट बन गया x -2y -3z। सेकेंड एलिमेंट उसी तरीके से 2y -2z एंड +3x, है ना। और थर्ड एलिमेंट हमारे पास बन जाएगा 3z देन +2x एंड देन +3y। ठीक है क्या? यहां से आपकी वैल्यू इक्वल टू -12, 1 और 17 दी हुई है। अब हमें पता है कि दो मैट्रिक्स इक्वल तभी होते हैं जब इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो जाएं। तो यहां से तीन इक्वेशन आपको बनता हुआ दिख रहा है। एक तो x -2y -3z इज इक्वल टू -12, है ना। दूसरा है आपके पास 3x +2y एंड देन -2z इज इक्वल टू 1। और तीसरा इक्वेशन है 2x +3y
एंड प्लस 3z इज इक्वल टू 17। ठीक है, तो ये 3 इक्वेशन आ गए, हमें x y z हमें सॉल्व करके निकालना है। तो अभी हम अपना स्टैंडर्ड वे इक्वेशन सॉल्व करने का यूज करते हैं। तो हम किसी भी दो इक्वेशंस के पेयर बना के और एक वेरिएबल को हम एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। तो यहां साफ साफ हमें दिख रहा है कि इक्वेशन 1 में अगर इक्वेशन 2 ऐड कर दें तो y एलिमिनेट होता हुआ दिख रहा है। तो ये बन जाएगा 4x एंड माइनस 5y इज इक्वल टू -11। ठीक है क्या? तो इसको बोल देते हैं फोर्थ इक्वेशन। सिमिलरली अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई करें और थर्ड इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो हमें अगेन y कटता हुआ दिख रहा है। ठीक है, इन दोनों को ऐड किया तो ये बन जाएगा 3x प्लस 4y, तो 7x है ना। y हो गया कैंसिल और ये बन जाएगा -9z प्लस 6z, तो -3z इज इक्वल टू -36 प्लस 34, तो -2। तो ये आपका हो गया फिफ्थ इक्वेशन। अब इन दोनों से हम क्या करेंगे, x और z की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। सॉरी, यहां पे z था, है ना। x और z की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। तो हम z को पहले कैंसिल आउट करते हैं। तो फोर्थ इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और फिफ्थ इक्वेशन में 5 से मल्टीप्लाई करते हैं और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो 3 इंटू फोर्थ इक्वेशन माइनस 5 इंटू फिफ्थ इक्वेशन। ठीक है, तो यहां से हमारे पास जो इक्वेशन बन के आएगा, तो 12 एंड -35, तो -23x, z हो जाएगा कैंसिल, इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास -33, है ना, एंड +10। तो यहां से क्लियरली हमें दिख रहा है कि x की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 1। इस x की वैल्यू को हम इक्वेशन 5 में या इक्वेशन 4 में सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो फ्रॉम फोर्थ इक्वेशन x इज इक्वल टू 1 आप सब्सटीट्यूट कर दीजिए। ठीक है, x इज इक्वल टू 1 अगर आप सब्सटीट्यूट कर दीजिएगा तो ये बन जाएगा 4 -11, तो z की वैल्यू आ जाएगी 3। ठीक है, एंड फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन अब आपके पास x भी पता है, z भी पता है, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी देखिए। तो x इज इक्वल टू 1 हो गया, z इज इक्वल टू 3, तो -8, उधर बन जाएगा -4, तो y की वैल्यू आ गई 2। तो देयरफॉर आपके पास सोल्यूशन आ गया, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2 एंड z इज इक्वल टू 3। ठीक है, सिंपल। अगला सवाल दिया हुआ है कि इफ a एंड b आर गिवन देन फाइंड दिस वैल्यू। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली इसको सिंप्लीफाई ही करना शुरू करता हूं। तो हमें निकालना है 2a प्लस 3b एंड -5i। ठीक है, तो 2a अगर हम निकालेंगे तो सबसे पहले a के सारे एलिमेंट्स में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये 2 0 0 -4 2 6, ये बन जाएगा 0 -2 एंड 4। ठीक है, तो ये आ गया 2a प्लस 3b, तो b के सारे एलिमेंट्स में हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये बन जाएगा 3 -6 6, ये बन जाएगा 6 9 3, और ये बन जाएगा 0 3 0 एंड -5i चाहिए। तो यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स में सिर्फ डायगोनल एलिमेंट 1 होते हैं और बाकी सारे एलिमेंट्स 0 होते हैं, और उसमें हम 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहां पे बन जाएगा 5 0 0 0 5 0 एंड 0 0 5। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करना है तो हमारे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगे डिपेंडिंग अपॉन कि हम ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट। तो यहां पे बन जाएगा दिस प्लस दिस माइनस दिस। ठीक है, एंड सो ऑन। तो हमारे पास 2 + 3 5 -5 0 आ गया, फिर 0 -6 हो गया और -0, तो -6 ही रह जाएगा। फिर आपके पास 0 एंड +6 6 रह जाएगा। फिर -4 + 6 इज 2 एंड -0, तो ये आ गया 2। फिर आपके पास 2 + 9 11 एंड -5, तो ये आ गया 6। फिर आपके पास 6
plus 3 9 minus 0 is 9. Then 0 plus 0 minus 0 is 0, है ना. Minus 2 plus 3 is 1, minus 0 is 1. And then 4 plus 0 minus 5 is minus 1. तो ये आपका सिंपल आंसर बन जाएगा. तो आई होप मैट्रिक्स में स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाले क्वेश्चन में हम कभी फंसेंगे नहीं. ठीक है. नेक्स्ट बात आती है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, और ये मल्टीप्लिकेशन डिफाइन हम लोग करेंगे रो बाय कॉलम. ठीक है. लेकिन उससे पहले कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें. देखिए, किसी भी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करे ये जरूरी नहीं है. तो हम लोग ये पहले जान लें कि मल्टीप्लिकेशन भाई डिफाइन कब होता है. तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस ए, जिसका ऑर्डर से m बाई n मान लेते हैं, एंड बी जिसका ऑर्डर से p बाई q मान लेते हैं, is defined, यूजुअली is defined, या फिर हम इसको कहते हैं कि is comfortable. ठीक है. तो अगर कभी भी आपको ये टर्म दिखाई दे कंफर्टेबल, तो उसका मतलब ये होगा कि is defined. तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स A एंड B is defined, ठीक है, as AB if कंडीशन ये है कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी. ठीक है. यानी ए बी इज डिफाइंड इफ नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स of B, sorry, number of rows of B, number of rows of B. यानी कहने का मतलब कि that is AB is defined if इसका नंबर ऑफ कॉलम्स क्या था, n is equal to P. ठीक है. AB तभी डिफाइन होगा जब हमारे पास n किसके बराबर आ जाए, p के बराबर, एंड ऑर्डर ऑफ ए बी. तो जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स बनेगा इज, अब हमारे पास अगर ये और ये सेम रहेगा तभी जाके हमारा ए बी प्रोडक्ट एग्जिस्ट करेगा, और जो ऑर्डर होगा ना वो दिस इंटू दिस हो जाएगा. तो इज m बाई क्यू. ठीक है. एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको दिखाता हूं. देखिए, जैसे मान लीजिए आपके पास एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, से ये 1 2 और 3, और यहां पे मान लेते हैं 3 2 1, सिंपल. तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसमें 2 रोज और 3 कॉलम्स हैं. तो इसका ऑर्डर है 2 बाई 3 का. ठीक है. इसको मल्टीप्लाई करना है हमें एक नए मैट्रिक्स बी से. ठीक है. जिसमें हम 3 रोज और 2 कॉलम्स रखते हैं. तो 1 2, ठीक है, 3 1 एंड 2 3. ठीक है. ये मान लेते हैं कि बी है. तो जब हम ए बी डिफाइन करेंगे तो सबसे पहले तो ये डिफाइन होगा कि नहीं होगा, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि इन दोनों का ऑर्डर क्या है. तो ये आपका ऑर्डर है 3 बाई 2 का, है ना. तो क्लियरली यहां से देख रहे हैं हम कि दिस एंड दिस आर इक्वल. तो ये दोनों जब इक्वल हैं तो हमारे पास क्या होगा कि जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स बनना चाहिए ए बी, उसका ऑर्डर 2 बाई 2 होना चाहिए. तो ये हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि जो मल्टीप्लिकेशन के बाद का मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर 2 बाई 2 होना चाहिए. लेकिन उससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि हम मल्टीप्लाई करते कैसे हैं. ठीक है. तो ये मल्टीप्लिकेशन होता है आपका रो बाई कॉलम. तो आइए यहां से सीखते हैं कि ये मल्टीप्लिकेशन होगा कैसे. ठीक है.
तो सबसे पहले हम जिसको भी ऑर्डर, जिस ऑर्डर में मल्टीप्लाई करना है उसी ऑर्डर में मैट्रिक्स लिख लेंगे। तो हमारे पास पहले ए है तो 1 2 3, फिर 3 2 1, ठीक है, ये ए मैट्रिक्स हो गया। फिर बी से हमें मल्टीप्लाई करना था तो बी मैट्रिक्स लिख लेंगे। तो ये 1 2 3 1 एंड 2 3, ठीक है। अब जो हम मल्टीप्लाई करेंगे ये मल्टीप्लिकेशन होगा रो बाई कॉलम, यानी मैट्रिक्स ए का हम रो लेंगे, ठीक है, और मैट्रिक्स बी का हम कॉलम लेंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो जो हमारा रिजल्टिंग मैट्रिक्स आएगा उसका जो फर्स्ट एलिमेंट आएगा, ठीक है, उसका जो फर्स्ट एलिमेंट आएगा वो हम इस तरीके से लिखेंगे। तो ये होगा कैसे, इसका फर्स्ट एलिमेंट इंटू इसका फर्स्ट एलिमेंट प्लस इसका सेकंड एलिमेंट इंटू इसका सेकंड एलिमेंट प्लस इसका थर्ड एलिमेंट इंटू इसका थर्ड एलिमेंट, ठीक है। तो ये जो रिजल्टिंग आया ये इसका फर्स्ट एलिमेंट होगा, यानी दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, ठीक है, ये इसका फर्स्ट एलिमेंट आएगा। ध्यान से समझ लीजिएगा, पर इसमें कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। तो ये बन जाएगा आपका 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 1, 3 इंटू 2, ठीक है। तो ये आपका रिजल्टिंग मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट बना। दूसरा एलिमेंट हम कैसे बनाएंगे, तो दूसरा एलिमेंट लेने के लिए इसका फर्स्ट रो और इसका सेकंड कॉलम लेंगे हम, ठीक है। तो ये एल शेप बनाते हैं और उस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो, सेकंड मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम मिलके हमारा जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स होगा उसका सेकंड एलिमेंट मतलब 1 2 एलिमेंट मिलेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1 एंड प्लस 3 इंटू 3, ठीक है। फिर 2,1 एलिमेंट लेने के लिए फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकंड रो और सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम, तो ये बन जाएगा 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 2, ठीक है। और लास्ट एलिमेंट बनाने के लिए इसका सेकंड कॉलम, इसका सेकंड रो और इसका सेकंड कॉलम, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1 एंड प्लस 1 इंटू 3, ठीक है। तो ये आपका रिजल्टिंग मैट्रिक्स बना। और देखिए इसका ऑर्डर क्या है, 2 बाई 2। तो जो हमने प्रेडिक्ट किया था ऑर्डर वो तो बिल्कुल सही निकला, है ना। तो फाइनली अगर हम इसको मल्टीप्लाई करके फाइनल रिजल्टेंट लिखें तो ये हो जाएगा आपके पास 1 प्लस 6 प्लस 6, तो ये 13 आ गया। फिर ये हो जाएगा 9 प्लस 2 11 प्लस 2 13, तो ये भी 13 आ गया। ये हो जाएगा 3 प्लस 6 9 प्लस 2 11, है ना। 3 प्लस 6 9 प्लस 2 11, और यहां से भी आपका आएगा 6 प्लस 2 8 एंड प्लस 3 11। तो ये आपका इस तरीके से डिफाइन होता है प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स, ठीक है। क्या आपको समझ में आ गया कि प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे? पहले तो हम देखेंगे कि प्रोडक्ट कंफर्टेबल है या नहीं। अगर कंफर्टेबल है तो प्रोडक्ट किस तरीके से निकालते हैं वो हमने यहां पे सीखा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। पहला प्रॉपर्टी ये है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कॉम्यूटेटिव, यानी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। और ये हम बहुत आसानी से भी देख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए ए एक मैट्रिक्स है, फॉर एग्जाम्पल 1/3 का है, ठीक है, और बी एक मैट्रिक्स है से 3/4 का है। तो ए बी जो मैट्रिक्स आएगा, ठीक है, ये तो कंफर्टेबल होगा, इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा 1/4। लेकिन जब बी ए मैट्रिक्स का आप प्रोडक्ट लीजिएगा तो सिंस बी ए 3/4 था और ए आपका 1/3 था, तो बी का देखिए फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स शुड बी इक्वल टू सेकेंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो, तो ये तो है ही नहीं इक्वल, तो ये तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, नॉट डिफाइंड।
ठीक है, यानी ये प्रोडक्ट तो डिफाइंड ही नहीं है। तो ऑल्दो ए बी एग्जिस्ट कर रहा था, लेकिन बी ए तो एग्जिस्ट किया ही नहीं। तो यहां पे क्लियरली हम देख सकते हैं कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। ठीक है, और अगर मान लीजिए दोनों कंफर्टेबल है भी, तो भी कोई जरूरी नहीं है कि आपके पास दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए ए बी और बी ए दोनों एग्जिस्ट करता। फॉर एग्जाम्पल, अगर ए को मैं ले लूं 2/3 का मैट्रिक्स, ठीक है, और बी को ले लूं मैं 3/2 का मैट्रिक्स, तो ए बी जो प्रोडक्ट आएगा, ए बी जो प्रोडक्ट आएगा वो 2/2 का प्रोडक्ट आएगा, 2/2 मैट्रिक्स आएगा। यहां पे बी ए भी डिफाइंड है, देखिए ध्यान से। तो बी का आपको ऑर्डर 2/3 पता है, और ए का ऑर्डर आपको 3/2 पता है। सॉरी, बी का ऑर्डर 3/2 था और ए का ऑर्डर 2/3 है। ठीक है, तो आप यहां से देखिएगा तो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन तो बिल्कुल कंफर्टेबल है, क्योंकि बी का नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू ए का नंबर ऑफ रो है। लेकिन जो रिजल्टेंट ए बी ए आएगा वो तो 3/3 का मैट्रिक्स आएगा। ठीक है, क्या रिजल्टेंट जो आएगा वो बी ए वो 3/3 का मैट्रिक्स आएगा, और 2/2 का मैट्रिक्स 3/3 के मैट्रिक्स के बराबर हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए हम कहते हैं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज नॉट कॉम्यूटेटिव। ठीक है, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज एसोसिएटिव, लेकिन कंडीशन यही है कि मल्टीप्लीकेशन कंफर्टेबल होना चाहिए। दैट मीन्स इफ मल्टीप्लीकेशन इज कंफर्टेबल देन ओनली वी कैन यूज दिस। इफ मल्टीप्लीकेशन इज कंफर्टेबल या इज डिफाइंड। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन डिफाइंड है तो हमारे पास एसोसिएटिव होता है, यानी कहने का मतलब कि a इंटू बी टाइम्स सी इज इक्वल टू a इंटू बी टाइम्स सी, गिवन दैट कि यहां पे सारे मल्टीप्लीकेशंस डिफाइंड होने चाहिए। यानी ए बी डिफाइंड होना चाहिए और इसका जो रिजल्टेंट आया उसका मल्टीप्लीकेशन सी के साथ डिफाइंड होना चाहिए। सिमिलरली बी सी का मल्टीप्लीकेशन डिफाइंड होना चाहिए और ए इस रिजल्टेंट के साथ भी मल्टीप्लीकेशन डिफाइंड होना चाहिए। तो अगर मल्टीप्लीकेशन सारे डिफाइंड है तो ये एसोसिएटिव हो जाता है। ठीक है, तीसरा है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। यहां पे भी वही बात है कि मल्टीप्लीकेशन कंफर्टेबल होना चाहिए। दैट मीन्स इफ मल्टीप्लीकेशन इज डिफाइंड, तो इफ मल्टीप्लीकेशन इज डिफाइंड तो आपके पास एसोसिएटिव हो जाएगा ओवर, डिस्ट्रीब्यूटिव हो जाएगा ओवर एडिशन। यानी a टाइम्स ऑफ b प्लस c विल बी इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। ठीक है, तो ये याद रखेंगे हम। नेक्स्ट है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इफ a एंड b आर टू नॉन जीरो मैट्रिसेस सच दैट ए बी इज अ नल मैट्रिक्स। यहां जीरो किसको रिप्रेजेंट करता है, नल मैट्रिक्स को। तो ए बी इज अ नल मैट्रिक्स, देन ए एंड बी आर कॉल्ड डिवाइजर्स ऑफ जीरो। तो ए और बी को क्या कहते हैं हम लोग, डिवाइजर्स ऑफ जीरो। अच्छा, यहां पे क्या है कि ऑल्सो ए बी इज इक्वल टू जीरो। अच्छा, यहां पे डज नॉट इंप्लाई होना चाहिए। ए बी इज अ नल मैट्रिक्स डज नॉट इंप्लाई दैट बी ए इज अ नल मैट्रिक्स। ठीक है, मतलब अगर ए बी नल मैट्रिक्स हुआ तो इसका ये कोई जरूरी नहीं है कि बी ए भी हमारा क्या होगा, नल मैट्रिक्स होगा। और यहां पे ये भी जरूरी नहीं है कि ए और बी का अगर प्रोडक्ट नल मैट्रिक्स हुआ तो इसका कहने का मतलब इन दोनों में से कोई एक नल मैट्रिक्स होना जरूरी है, नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि ए नल मैट्रिक्स नहीं हो, बी नल मैट्रिक्स नहीं हो, लेकिन फिर भी इन दोनों का प्रोडक्ट नल मैट्रिक्स हो। एग्जाम्पल के तौर पे यही एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, ए आपके पास ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, क्लियरली ये नल मैट्रिक्स नहीं है। बी आपके पास ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये भी क्लियरली आपके पास नल मैट्रिक्स नहीं है। लेकिन इनका प्रोडक्ट अगर देखें ए बी का, तो ये 1 इंटू -1 प्लस 1 इंटू 1 जीरो आ जाएगा। फिर 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू -1 जीरो आ गया। 2 इंटू -1 प्लस 2 इंटू 2 जीरो। फिर 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू -1 जीरो। प्रोडक्ट ए बी अगर आपने देखा तो ये एक नल मैट्रिक्स आ गया। लेकिन मैंने ये बोला कि अगर ए बी का प्रोडक्ट नल मैट्रिक्स है तो इसका मतलब ये नहीं कि बी ए का प्रोडक्ट भी नल मैट्रिक्स होगा। इसको यहीं से वेरीफाई कर लेते हैं। तो एक काम करते हैं, आप बी ए निकालते हैं। तो बी ए जब निकालिएगा, ठीक है, बी ए निकालिएगा तो ये हो जाएगा आपका -1 1
1 माइनस 1, इसको मल्टीप्लाई करना है हमें मैट्रिक्स ए से, तो ये 1 1 2 2, ठीक है। अभी देखिए मल्टीप्लाई करके, तो ये -1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 क्या आ जाएगा 1। आगे मुझे करने की जरूरत भी नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि क्लियरली नल मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट्स जीरो होते हैं और यहाँ पहला ही एलिमेंट नॉन जीरो आ गया, लेकिन फिर भी मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे -1 इंटू 1 -1, 1 इंटू 2 1 आ गया। फिर यहाँ पे 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू -1 इंटू 2, तो -1 आ गया। और फिर 1 इंटू 1 -1, तो ये भी -1 आ गया। तो यहाँ पे क्लियरली आप देख रहे हैं कि ये वैल्यू नल मैट्रिक्स के बराबर नहीं है। तो यही मैं कह रहा था कि अगर दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट नल मैट्रिक्स आता है, तो कोई जरूरी नहीं है, जैसे नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन में हम लोग देखते थे ना कि दो नंबर्स का अगर प्रोडक्ट है तो दोनों में से कम एक तो जीरो होना चाहिए। दो नंबर्स का प्रोडक्ट अगर जीरो आ रहा है तो दोनों में से कम एक तो जीरो होना ही चाहिए। मैट्रिक्स में ये वैलिड नहीं है। दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट अगर नल मैट्रिक्स आ रहा है तो कोई जरूरी नहीं है कि दोनों में से कोई एक नल मैट्रिक्स हो, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है कि दोनों में से कोई भी नल मैट्रिक्स नहीं हो, ठीक है। और ये भी हमने देखा कि ए बी और बी ए, ठीक है, दोनों मतलब ए बी नल मैट्रिक्स आया तो बी ए भी नल मैट्रिक्स आया, ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। तो ये पॉइंट हम बहुत अच्छी तरीके से समझ के याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि इफ ए बी इज इक्वल टू ए सी दिया हुआ है, तो दिस विल इंप्लाई बी इज इक्वल टू सी ओनली इफ ए इज नॉन सिंगुलर। यानी ये ए बी इज इक्वल टू ए सी में ये ए कैंसिल हम तभी कर सकते हैं जब हमें पता है कि ए नॉन सिंगुलर हो। अगर ए सिंगुलर होगा तो फिर हम नहीं कह सकते फिर कि बी इज इक्वल टू सी हुआ होगा, ठीक है। अगर ए नॉन सिंगुलर है और ए बी का प्रोडक्ट एक नल मैट्रिक्स आ रहा है, तो वहां से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि बी क्या हुआ होगा, खुद नल हुआ होगा। नॉन सिंगुलर आपको पता है ना क्या होता है। नॉन सिंगुलर कहने का मतलब इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मतलब आपके पास अगर कोई एक डिटर्मिनेंट एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, स्क्वायर मैट्रिक्स, जो खुद नॉन सिंगुलर है, ठीक है, और उसका प्रोडक्ट किसी दूसरे मैट्रिक्स के साथ एक नल मैट्रिक्स दे रहा है, तो वो दूसरा मैट्रिक्स आपका नल मैट्रिक्स होना पड़ेगा, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा, इस पे मैं स्टार मार्क बना देता हूं क्योंकि यहां पे हमारा कंफ्यूजन आता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये कहता है कि इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस सच दैट ए बी इज इक्वल टू बी ए, अगर ए बी इज इक्वल टू बी ए आ जाए तो हम कहते हैं कि ए एंड बी कम्यूट ईच अदर, ठीक है। तो ए और बी कम्यूट ईच अदर, क्योंकि हमने देखा था कि ये हर बार वैलिड नहीं है, लेकिन जब वैलिड होगा तो हम कहेंगे कि ए एंड बी कम्यूट ईच अदर। और जब ए बी इज इक्वल टू माइनस बी ए हो जाएगा तो हम कहेंगे कि ए एंड बी एंटी कम्यूट ईच अदर, ठीक है। तो ये हम याद रखेंगे। नेक्स्ट है ट्रेस ऑफ ए बी हम निकालें चाहे ट्रेस ऑफ बी ए हम निकालें, ये हमेशा बराबर होता है। सो ट्रेस ऑफ ए बी इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ बी ए, गिवन दैट ए बी और बी ए आपका क्या हो, डिफाइंड हो। और सिंस ट्रेस की बात कर रहे हैं तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स की बात हो रही है, क्योंकि ट्रेस हम लोग सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में निकालते हैं। नेक्स्ट है कि फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए एंड बी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू हो जाता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, ठीक है। दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट लेकर हम उसका डिटर्मिनेंट बनाएं निकालें तो ये दोनों के इंडिविजुअल डिटर्मिनेंट के प्रोडक्ट के बराबर होता है, ठीक है। और इन जनरल अगर हम ए टू द पावर के यानी मैट्रिक्स ए का केथ पावर लें और फिर उसका डिटर्मिनेंट निकालें, या फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए का केथ पावर लें, तो ये दोनों वैल्यूज क्या होती हैं, बराबर होती हैं, गिवन दैट के जो होना चाहिए क्या होना चाहिए, हमारा नेचुरल नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो हम याद रखेंगे। तो चलिए अब सवाल करते हैं। क्वेश्चन यहां पे दिया हुआ है कि एक मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है 2x2 का, और हमें दिया हुआ है डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्यू इज इक्वल टू 25। अब सिंस लास्ट प्रॉपर्टी हमने देखी थी तो हम लास्ट प्रॉपर्टी का डायरेक्ट एप्लीकेशन यहां पे कर सकते हैं। हमें दिया हुआ है डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्यूब इज इक्वल टू 125, तो हम जानते हैं कि ये पावर हम बाहर निकाल सकते हैं। दिस इज नथिंग बट डिटर्मिनेंट ऑफ ए का होल क्यूब, और ये आपको 125 दिया हुआ है, यानी यहां से डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमें मिल जाएगा बहुत आसानी से 5।
और इसके हिसाब से डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारा क्या आएगा, ए स्क्वेयर माइनस 4, अल्फा स्क्वेयर माइनस 4। तो ये अल्फा स्क्वेयर माइनस 4, तो यहां से हमारे पास अल्फा स्क्वेयर की वैल्यू आ गई 9 और अल्फा की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस 3। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ ए एंड बी आर गिवन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर विच ए स्क्वेयर इज इक्वल टू बी। तो सबसे पहले तो हमें निकालना है ए स्क्वेयर, तो यानी इसको हमें 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो अल्फा 0 1 1, ठीक है क्या, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम अल्फा 0 1 और 1 से, ए स्क्वायर निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस 0, ठीक है, तो अल्फा स्क्वायर, फिर अल्फा इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1, तो ये 0 ही हो गया, 1 इंटू अल्फा प्लस 1 इंटू 1, तो ये आपका हो गया अल्फा प्लस 1, फिर 1 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 1, तो ये 1 आ गया। ठीक है, एंड दिस शुड बी इक्वल टू बी। बी हमारे पास मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 0 5 एंड 1। अब अगर हम कंपेयर करें तो हमारे पास सारे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होने चाहिए, तो ये दोनों तो एलिमेंट्स हमें बराबर दिख रहे हैं, यानी ये दोनों एलिमेंट भी इसके बराबर होने चाहिए, है ना। तो हमारे पास आ जाएगा अल्फा स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 एंड अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 5, यानी हमें एक ऐसे अल्फा की जरूरत है जो इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करे। तो यहां से तो आपका अल्फा की वैल्यू प्लस माइनस 1 आती है और यहां पे अल्फा की वैल्यू 4 आती है, तो इसमें तो कुछ कॉमन हो ही नहीं रहा है, यानी आपके पास ऐसी कोई भी अल्फा की वैल्यू नहीं होगी जिसके लिए ये दोनों सेटिस्फाई करें। तो देयरफॉर नो पॉसिबल वैल्यू ऑफ अल्फा, नो पॉसिबल वैल्यू ऑफ अल्फा, कोई भी ऐसी अल्फा की वैल्यू नहीं होगी जो इस इक्वेशन ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी को सेटिस्फाई करे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो देखिए, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, ठीक है, तो ए स्क्वायर इंटू ए को हम ए इंटू ए टाइम्स ए लिख सकते हैं, या फिर ए इंटू ए लिख सकते हैं, या फिर ए क्यूब लिख सकते हैं। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि आप जितनी बार भी पावर कर रहे हैं उस स्क्वायर मैट्रिक्स को उतनी बार आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इसमें जानने वाली बात क्या है कि यहां पे जो पावर का रूल हम लोग नॉर्मल नेचुरल नंबर्स के लिए देखते थे ना, वो यहां एग्जिस्ट करता है। यानी एक मैट्रिक्स का अगर मैं mth पावर लूं, स्क्वायर मैट्रिक्स का, और उसी स्क्वायर मैट्रिक्स का अगर मैं nth पावर लूं और दोनों को मल्टीप्लाई करूं, तो ये जो वैल्यू होगी उस मैट्रिक्स के m प्लस mth पावर के बराबर होगी। सिमिलरली a टू द पावर n टू द पावर n, ये a टू द पावर m इंटू n हो जाएगा, फॉर ऑब्वियसली m और n क्या होने चाहिए, नेचुरल नंबर्स होने चाहिए। कुछ नोट वाली बातें, अगर हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर आती है, तो ये तभी आ सकती है जब a और b कम्यूट करें। कैसे, ध्यान से देखिए, मैं बताता हूं। तो यहां पे a प्लस बी होल स्क्वायर अगर हम लिखते हैं तो ये इसका मतलब कि a प्लस बी टाइम्स a प्लस बी लिख रहे हैं, है ना, इसको 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहां से आप देखिएगा तो ये बन जाएगा a इंटू ए यानी ए स्क्वायर प्लस a इंटू बी प्लस बी इंटू ए एंड प्लस बी स्क्वायर, है ना। अब देखिए, ये 2ab तभी होगा जब ab इज इक्वल टू बी ए हो जाए, और ab इज इक्वल टू बी ए होता है तो हम क्या कहते हैं, a एंड b कम्यूट। तो यानी ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर तभी होगा जब a और b क्या करें, कम्यूट करें। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि ab इज इक्वल टू माइनस बी ए। अब अगर ab इज इक्वल टू माइनस बी ए हो जाएगा तो ये तो कैंसिल आउट होके 0 हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा सिर्फ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वैल्यू होगा, ये तभी हो सकता है जब a और b क्या हो, एंटी कम्यूट हो। ठीक है, जब a और b क्या करें, एंटी कम्यूट करें, क्योंकि इस केस में आपके पास ab इज इक्वल टू माइनस बी ए होगा। यानी यहां पे a एंड b कम्यूट करने का मतलब क्या हुआ, ab इज इक्वल टू बी ए, है ना, और एंटी कम्यूट करने का मतलब क्या हुआ, ab इज इक्वल टू माइनस ऑफ b। ठीक है क्या, तो यही कम्यूट और एंटी कम्यूट वाली प्रॉपर्टी यूज करके
हम a प्लस बी टू द पावर n को भी बाइनोमियल थ्योरम की तरह एक्सपैंड कर सकते हैं, लेकिन ये बाइनोमियल थ्योरम वैलिड कब होगा? जब a और b क्या करें? कम्यूट करें। ठीक है। सिमिलरली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम इस तरीके से फैक्टराइज तभी कर सकते हैं जब a और b कम्यूट करें। कैसे? तो यहां पे इसको इधर से मल्टीप्लाई करके देखिए, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा? पहले a इंटू ए यानी ए स्क्वायर, फिर बनेगा माइनस ऑफ a इंटू बी। यहां पे ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट होता है मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में। अगर आपने a इंटू बी किया है तो a आप लेफ्ट में ही लिखिएगा और b आप राइट में ही लिखिएगा। इसको ए बी इज इक्वल टू बी ए वाला गलती मत करिएगा। ठीक है। तो यहां पे ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कौन सा मैट्रिक्स पहले आ रहा है। तो फिर आगे आएगा प्लस बी इंटू ए, है ना, एंड माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तभी होगा जब आपके पास ये वाला टर्म क्या हो? जीरो हो जाए। ये वाला टर्म जीरो कब होगा? जब ए बी इज इक्वल टू बी ए हो जाए, और ए बी इज इक्वल टू बी ए होगा तो हम क्या कहेंगे? ए एंड बी कम्यूट। ठीक है। यूनिट मैट्रिक्स का कोई भी पावर लीजिएगा, आपका उसी ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स हर बार मिलेगा। इनफैक्ट इससे हम ये बात और भी कह सकते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स में अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से आप मल्टीप्लाई करते हो ऑफ सेम ऑर्डर, ठीक है, अगर ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसमें उसी ऑर्डर के आइडेंटिटी मैट्रिक्स से अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपको वापस से वही मैट्रिक्स मिलता है। यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू चेंज नहीं होती है। ठीक है। चलिए तो सवाल करते हैं। सवाल यहां पे दिया हुआ है कि इफ ए बी सी आर गिवन मैट्रिसेस सच दैट ए बी इज अ नल मैट्रिक्स and BC is an identity matrix, then prove that A plus B whole square into A plus C whole square is an identity matrix। ठीक है। इंफॉर्मेशन क्या क्या दिया हुआ है हमारे पास? एक इंफॉर्मेशन ये है कि ए बी इज अ नल मैट्रिक्स एंड बी सी इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब देखिए ध्यान से, हमारे पास इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि ए बी एक नल मैट्रिक्स है और बी सी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो ये तो बात क्लियर है कि अगर BC एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो डिटर्मिनेंट ऑफ B इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ C इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ I आना चाहिए, और डिटर्मिनेंट ऑफ I तो 1 होता है। यानी यहां से ये बात तो क्लियर है कि डिटर्मिनेंट ऑफ B 0 नहीं हो सकता। यानी दिस विल इंप्लाई दैट B इज नॉन सिंगुलर। ठीक है। B क्या है? नॉन सिंगुलर है। अब यहां पे वो वाली प्रॉपर्टी आप लगा सकते हो कि अगर B एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है और A के साथ इसका प्रोडक्ट अगर हमें नल मैट्रिक्स दे रहा है तो ये तभी पॉसिबल है जब A खुद क्या हो जाए? एक नल मैट्रिक्स हो जाए। सिंस B इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स एंड व्हेन मल्टीप्लाइड विथ A गिव्स यू अ नल मैट्रिक्स, दिस इज ओनली पॉसिबल इफ A इटसेल्फ इज अ नल मैट्रिक्स। ठीक है। तो जब A नल मैट्रिक्स हो गया तो इस केस में फिर आपके पास A प्लस बी होल स्क्वेयर टाइम्स A प्लस सी होल स्क्वेयर जो आएगा, ये और कुछ नहीं बल्कि B स्क्वेयर एंड इंटू सी स्क्वेयर हो जाएगा। अब यहां पे गलती आप क्या करोगे कि इसको डायरेक्टली आप लिख दोगे B इंटू सी होल स्क्वायर, ये गलत हो जाएगा। ठीक है। B इंटू सी होल स्क्वायर नहीं होगा, क्योंकि B इंटू सी होल स्क्वायर अगर आप लिखते हो तो ये और कुछ नहीं बल्कि BC टाइम्स BC होता है ना। तो ये देखिएगा तो BC ऐसे आएगा। ठीक है। लेकिन ये इस तरीके से लिखा नहीं हुआ है, ये लिखा हुआ है आपका B इंटू बी इंटू सी इंटू सी। ठीक है। तो ये कभी भी मिस्टेक मत करना। दिस इज नॉट इक्वल टू B इंटू सी का होल स्क्वायर। ठीक है। तो यहां पे आप देखिए कि BC हमारे पास क्या दिया हुआ था? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये बन जाएगा B इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू C। मैंने बोला है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो मैट्रिक्स वो खुद मिलेगा। तो B इंटू आई आपको वापस से B मिल जाएगा, और इंटू C करोगे तो ये वापस से एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया, क्योंकि BC इज इक्वल टू आई दिया हुआ था। तो ये इज इक्वल टू आ गया आपका RHS। ठीक है। तो हेंस प्रूव्ड। सीखने वाली बात यहां पे क्या थी? सीखने वाली बात ये थी कि अगर आपके पास दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट नल मैट्रिक्स है जिसमें से एक मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है, तो दूसरे मैट्रिक्स को खुद क्या होना पड़ेगा? नल मैट्रिक्स होना पड़ेगा। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फाइंड ऑल मेट्राइसेस विच कम्यूट विद दिस मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स के साथ कम्यूट करने वाले ऐसे कितने मेट्राइसेस होंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। हमारे पास मान लेते हैं कि लेट जो बी मैट्रिक्स है वो कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, ए बी सी और डी, और ये ए बी के साथ ए के साथ कम्यूट करता है। यानी इस केस में आपके पास ए बी पहले निकाल लेते हैं। तो ए बी क्या हो जाएगा, ए मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है 1 1 0 1। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं अगर हम बी के साथ, तो ये बन जाएगा ए बी सी और डी। मल्टीप्लीकेशन करते हैं, ये बन जाएगा 1 इंटू ए प्लस 1 इंटू सी, तो यहां बन गया ए प्लस सी। फिर 1 इंटू बी प्लस 1 इंटू डी, तो ए प्लस डी। फिर आपके पास हो जाएगा 0 इंटू ए प्लस 1 इंटू सी, तो यहाँ पे सी। 0 इंटू बी प्लस 1 इंटू डी, तो यहाँ पे डी। ठीक है, ये ए बी बन गया। हमें बी ए भी निकालना पड़ेगा क्योंकि कम्यूट करने के लिए तो ए बी इज इक्वल टू बी ए होना चाहिए। तो इस बार बी पहले लिखेंगे, तो ए बी सी और डी। इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम ए के साथ, तो 1 1 0 1। ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट अगर हम निकालते हैं तो ये हो जाएगा ए इंटू 1 प्लस बी इंटू 0। तो ए इंटू 1 प्लस बी इंटू बी, बी इंटू 1 प्लस, तो ये ए प्लस बी। फिर सी इंटू 1 प्लस डी इंटू 0, तो सी इंटू 1 प्लस डी प्लस 1, तो सी प्लस डी। ठीक है क्या, अब कम्यूट करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, ए बी इज इक्वल टू बी ए। ठीक है, तो ए बी इज इक्वल टू बी ए के करस्पॉन्डिंग हमारे सारे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर होंगे, यानी ए प्लस सी शुड बी इक्वल टू ए, है ना। तो हमारे पास ए प्लस सी शुड बी इक्वल टू ए, और यहां से फिर हमारे पास आ जाता है सी इज इक्वल टू 0। सिमिलरली आपके पास क्या आएगा, ए प्लस डी इज इक्वल टू ए प्लस बी, तो यहां से आपके पास आ गया डी इज इक्वल टू बी। ठीक है, फिर आपके पास C तो 0 आया ही था। ठीक है, तो C 0 हो ही गया, और यहां पे C 0 था तो ये D के बराबर ही रहेगा। यानी आपके पास जो मैट्रिक्स B आया उसमें सबसे पहले तो क्या हो गया कि C की वैल्यू 0 हो गई, यानी ये एलिमेंट तो हमारा 0 हो गया। ठीक है, ये एलिमेंट 0 हो गया, और हमारे पास B और D दोनों सेम है, तो यहां पे मैं B और इसको भी B लिख लेता हूं। ठीक है, B और B यहां पे सेम रहेगा, और यहां पे A के ऊपर कोई कंडीशन नहीं था। देखिए, कहीं से भी हमारे पास A के ऊपर कोई कंडीशन नहीं है, तो यहां पे A कोई भी एक रियल नंबर हो सकता है। तो जहां पे A एंड B आर ऑल रियल वैल्यूज, तो A और B अगर रियल वैल्यूज हैं तो इस ऑर्डर में अगर आप कोई भी मैट्रिक्स बनाते हो तो वो मैट्रिक्स ए के साथ क्या करेगा, कम्यूट करेगा। ठीक है, तो ये हम ध्यान में रखेंगे, एंड दिस विल बी आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लेट ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस, और हमारे पास दिया हुआ है कि इफ ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए, यहां से अगर ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है तो हमें पता है कि इसका मतलब क्या हुआ होगा। इसका मतलब यह हुआ होगा कि ए और बी एंटी कम्यूट कर रहे होंगे, यानी आपके पास ए बी इज इक्वल टू माइनस बी ए हुआ होगा। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, ए बी। तो चलिए ए बी निकालते हैं, तो ए बी मैट्रिक्स हो जाएगा 1 माइनस 1 2 माइनस 1, ए का बी के साथ मल्टीप्लीकेशन, तो ए 1 बी माइनस 1। इसका प्रोडक्ट निकालेंगे तो ये बन जाएगा 1 इंटू ए प्लस माइनस 1 इंटू बी, तो ए माइनस बी। 1 इंटू 1 एंड माइनस 1 इंटू माइनस 1, तो ये 2 हो गया। 2 इंटू ए माइनस 1 इंटू बी, तो 2a माइनस बी, और ये बन जाएगा आपका 2 इंटू 1 एंड प्लस माइनस 1 इंटू 1, तो ये बन गया 3। तो ये आगे ए बी, बी ए निकाल लेते हैं, तो बी ए हो जाएगा ए 1 बी माइनस 1, और इसका प्रोडक्ट हम लेंगे 1 माइनस 1 2 एंड माइनस 1 के साथ। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका a इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2, तो a प्लस 2।
a इंटू -1 प्लस 1 इंटू -1 तो -a-1, फिर b इंटू 1 -1 इंटू 2 तो b-2, b इंटू -1 -1 इंटू -1 तो -b+1। ठीक है, और सिंस एंटी कम्यूट करता है तो ए बी इज इक्वल टू -ba होना चाहिए, है ना। तो ए बी इज इक्वल टू -ba कहने का मतलब कि आपके पास a माइनस बी 2, 2a माइनस बी 3 शुड बी इक्वल टू, -ba करने का मतलब माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं हर एलिमेंट को, तो -a-2, a+1 -b+2 एंड b-1। ठीक है, अब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट हम इक्वेट कर देते हैं, तो a माइनस बी शुड बी इक्वल टू -a-2 पहला इक्वेशन, देन 2 शुड बी इक्वल टू a+1 दूसरा इक्वेशन, देन 2a माइनस बी शुड बी इक्वल टू -b+2 तीसरा इक्वेशन, और 3 शुड बी इक्वल टू b-1। तो देखिए, इससे तो हमें क्लियरली a इज इक्वल टू 1 दिख जाता है, और इससे हमें b इज इक्वल टू 4 दिख जाता है। ठीक है, लेकिन हम आंसर एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हमें इन दोनों इक्वेशन को वेरीफाई करना पड़ेगा कि इसको, इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 3 को, क्या ये दोनों वैल्यूज a और b के वेरीफाई कर रहे हैं। तो फॉर फ्रॉम 1, ठीक है, a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 4 रखते हो, तो LHS आपका आता है a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 4 तो -3, और RHS आपका आता है, RHS भी -3 आता है, तो ये तो सेटिस्फाई हो रहा है। फ्रॉम 3 अगर देखिए, ठीक है, तो 3 के हिसाब से LHS जो आया हमारा वो 2a माइनस बी तो -2 आ जाएगा, और RHS हमारा आया -b+2 तो ये भी -2 आ गया, यानी ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो देयरफॉर अब हमारे पास आंसर हम लिख सकते हैं कि a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू 4 विल बी आवर आंसर। ठीक है, तो आज के क्लास में हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम मैट्रिक्स पॉलिनोमियल की बात करेंगे और उसके आगे के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बच्चों। बहुत ही इंटरेस्टिंग आने वाला सेक्शन होगा मैट्रिक्स में, और बहुत सारी चीजें हम सीखेंगे मैट्रिक्स के बारे में। ये अभी तक आपने देख लिया होगा कि पहली बार हम पढ़ रहे हैं ये चैप्टर, लेकिन फिर भी कितना आसान है, और आगे जाके देखेंगे तो ये चैप्टर रिलेटिवली आसान ही है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। हर साल इस चैप्टर से क्वेश्चन आते ही आते हैं, जेई मेंस में भी, जेई एडवांस में भी। तो अगर सही से आपने देख लिया तो ये चैप्टर आपका बहुत आसानी से कवर हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप मेहनत करते रहिए, कॉन्फिडेंस बना के रखिए, वीडियोस देखते रहिए हमारे, लाइक करिए। अगर आपको किसी सेक्शन में कोई प्रॉब्लम होता है तो कमेंट जरूर करिए, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो भी कमेंट करिए। उससे क्या होगा कि मुझे भी पता चलेगा कि मेरे वीडियोस कुछ बच्चे देख रहे हैं और उनसे उसका बेनिफिट हो रहा है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।